गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने किए थे कॉमन लॉ एक्सेप्शंस, जिन्हें जुडिशियली एक्सेप्शंस भी कहा जाता है। आज हम करेंगे स्टैट्यूटरी एक्सेप्शंस। मतलब कॉमन लॉ एक्सेप्शन में हमने देखा था कि ऐसे कौन से सर्कमस्टांसेस हैं जिसमें जो कोर्ट है वो मेंबर्स और कंपनी के बीच जो एक व्हील है, कॉर्पोरेट व्हील है, उसे लिफ्ट कर देती है। जैसे कि कंपनी धोखे के लिए बनाई हो, टैक्स इवेशन के लिए हो, या फिर इस तरह की कंडीशंस के लिए, छलावे के लिए, फरेब के लिए अगर बनाई गई हो, तो उस केस में जो कोर्ट है वो डिसरिगार्ड करती है कंपनी की सेपरेट एंटिटी, सेपरेट आइडेंटिटी के लिए। ठीक है, तो अब हम करेंगे स्टैट्यूटरी एक्सेप्शंस। तो स्टैट्यूटरी एक्सेप्शंस जिसमें मतलब जो स्टैट्यूट ने यानी कोर्ट ने जो इनके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाई हैं या जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ है, अगर वो उन्हें कंप्लाई नहीं करते कंपनी के मेंबर्स या डायरेक्टर्स, तो उन्हें भी पनिश किया जाता है, यानी उनके बीच का जो व्हील है उसे लिफ्ट कर दिया जाता है। वो कौन से केसेस हैं? द फर्स्ट इज मिस स्टेटमेंट इन प्रॉस्पेक्टस। मिस स्टेटमेंट इन प्रॉस्पेक्टस। हमारा जो प्रॉस्पेक्टस इशू किया जाता है ये सेक्शन 34 एंड 35 के अंडर आता है आपका। ठीक है, कोई भी व्यक्ति जिसकी वजह से प्रॉस्पेक्टस में कोई मिस स्टेटमेंट हो, ठीक है, कोई भी ऐसा पर्सन जिसकी वजह से प्रॉस्पेक्टस में कोई मिस स्टेटमेंट हो और उस मिस स्टेटमेंट की वजह से किसी को भी, एम्प्लॉय को या कंपनी के शेयर होल्डर्स को या डिबेंचर होल्डर्स को, क्रेडिटर्स को, किसी को भी अगर डैमेज होता है, नुकसान होता है, तो उसके लिए कोर्ट उन सभी लोगों को पनिश करती है जो इसमें रिस्पॉन्सिबल हो। ठीक है, मीन्स अब कौन कौन लोग हो सकते हैं? कंपनी के डायरेक्टर्स, कंपनी के डायरेक्टर्स, ठीक है, जो प्रॉस्पेक्टस इशू करने के टाइम पे कंपनी के डायरेक्टर्स थे, वो डायरेक्टर्स। ठीक है, ऑथोराइज्ड टू बी द नेम, ऑथोराइज्ड नेम इन मेमोरेंडम। ठीक है, वो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। मतलब जिन्होंने एग्री किया है उनका मेमोरेंडम में नाम ऑथोराइज किया गया है कि दे वांट टू बी द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी इन फ्यूचर। ठीक है जी, मतलब जब कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होएगा तो वो एज डायरेक्टर कंपनी के लिए काम करेंगे। कंपनी के प्रोमोटर्स वो भी लायबल रहेंगे इस मिस स्टेटमेंट के लिए, क्योंकि उनकी मर्जी के बिना प्रॉस्पेक्टस इशू नहीं हो सकता है। ठीक है, एनी ऑथोराइज्ड पर्सन जिसने प्रॉस्पेक्टस इशू करने का परमिशन दिया हो, है ना, एंड एनी एक्सपर्ट, जैसे कि लॉयर हो गए आपके, ठीक है, या फिर आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए, या फिर कॉस्ट अकाउंटेंट हो गए, जिनकी हम राय लेते हैं। मतलब हमने कॉस्ट का वैल्यूएशन करना है तो उसके लिए हम कॉस्ट अकाउंटेंट की सलाह के साथ काम करते हैं, तो उसका भी जो प्रॉस्पेक्टस में जो है कंसेंट वो मौजूद है, उसका नाम मौजूद रहता है। यानी कि वो सभी लोग जिनका प्रॉस्पेक्टस इशू करने में सीधे सीधे डायरेक्टली हाथ हो, वो सभी लोग रिस्पॉन्सिबल माने जाते हैं इन गलतियों के लिए। ठीक है, और इस तरह के डैमेज के लिए, इस तरह के नुकसान के लिए इन लोगों को पनिशमेंट होता है इम्प्रिजनमेंट,
इम्प्रिजनमेंट जो है वो इनको होता है, इसका टर्म रहता है 6 मंथ्स का, ठीक है, जिसे बढ़ाया जा सकता है 10 ईयर्स तक, ठीक है। 6 मंथ्स का इम्प्रिजनमेंट हो सकता है जिसे 10 साल तक बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा इन्हें फ़ाइन भी हो सकता है। ये फ़ाइन जो है वो फ्रॉड की अमाउंट से, अमाउंट ऑफ फ्रॉड, अमाउंट ऑफ फ्रॉड से लेकर इसे बढ़ाया जा सकता है 3 टाइम्स ऑफ अमाउंट ऑफ फ्रॉड, फ्रॉड की अमाउंट के 3 गुना तक इसे बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। उन्हें इम्प्रिजनमेंट हो सकती है 6 महीने से लेकर 10 साल तक की। उन्हें फ़ाइन हो सकता है जितना फ्रॉड का अमाउंट है या फिर उस अमाउंट का 3 गुना, ठीक है। तो ये मिस स्टेटमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल लोगों को पनिशमेंट होता है, ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट है मिस डिस्क्रिप्शन ऑफ कंपनीज नेम, सेक्शन 12। सेक्शन 12 कहता है कि अगर अकॉर्डिंग टू एक्ट कंपनी का नाम जो है वो कंपनी के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, हुंडीज, प्रोमिसरी नोट्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, के अदर डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, जिन सभी के ऊपर कंपनी का नाम होना चाहिए, अगर ऐसा नहीं है, वो इसमें डिफ़ॉल्ट करते हैं, यानी किसी भी डॉक्यूमेंट के ऊपर कंपनी का नाम अगर मेंशन नहीं है या प्रॉपरली मेंशन नहीं है, तो उस केस में भी पेनल्टी होती है, ठीक है। मतलब इसमें हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे सपोज R&L कंपनी है, ठीक है, लेकिन वहाँ पे RL कंपनी लिख दिया, RL कंपनी लिख दिया, R&L कंपनी लिख दिया, तो ये सारे नाम जो हैं वो गलत हैं, वो कंपनी के नाम को गलत डिस्क्राइब कर रहे हैं, ठीक है। तो इस केस में भी जो लोग इस गलती के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं उन्हें पनिशमेंट रहता है, ठीक है। ये जो पनिशमेंट इनको रहता है, जो भी एम्प्लॉयज़ इसमें या ऑफिसर्स इसमें इन्वॉल्व रहते हैं, कंपनी के डायरेक्टर्स, कंपनी के मेंबर्स, कंपनी के प्रमोटर्स, वो सभी लायबल रहेंगे इस पेनल्टी के लिए। ये पेनल्टी 1000 रुपी पर डे, 1000 रुपी पर डे के हिसाब से फ़ाइन लगेगा ड्यूरिंग द पीरियड विच डिफ़ॉल्ट में बी कंटिन्यू, ठीक है जी। डिफ़ॉल्ट में भी कंटिन्यू। इस 1000 रुपीज़ के फ़ाइन को बढ़ाया जा सकता है, ठीक है, मैक्सिमम 1 लाख रुपीज़ तक, इससे ज़्यादा नहीं। 1000 पर डे है जब तक हमारी गलती कंटिन्यू रहती है, डिफ़ॉल्ट हमारा कंटिन्यू रहता है, और इसे मैक्सिमम 1 लाख रुपए तक बढ़ाया जा सकता है, इससे ज़्यादा का पेनल्टी नहीं लगाया जा सकता, ठीक है। लेकिन अगर कंपनी के किसी डायरेक्टर या प्रमोटर ने कंपनी के किसी चेक के ऊपर या कंपनी के किसी डॉक्यूमेंट के ऊपर कंपनी के नाम के साथ अपने सिग्नेचर कर दिए, ठीक है, या कंपनी का नाम जैसे इनमें से कुछ भी दिया हुआ और उनके खुद के सिग्नेचर हो गए, तो उस केस में वो पर्सनली लायबल हो जाएंगे। उस लायबिलिटी के लिए कंपनी उसके लिए लायबल नहीं मानी जाएगी, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है फेलियर टू रिफंड एप्लीकेशन मनी, सेक्शन 39, ठीक है। पब्लिक कंपनी के केस में कंपनी को अपना प्रॉस्पेक्टस इशू करना होता है, और प्रॉस्पेक्टस इशू करने के विद इन 30 डेज, जिस दिन प्रॉस्पेक्टस इशू किया उसके विद इन 30 डेज
मिनिमम सब्सक्रिप्शन कलेक्ट होना चाहिए। आप कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पढ़ते हो, उसमें भी शेयर कैपिटल के चैप्टर में आपको यही बताया जाता है कि जिस दिन हम प्रॉस्पेक्टस हम इशू करते हैं उसके 30 दिन के अंदर मतलब जिस दिन हम लोग शेयर्स की अलॉटमेंट स्टार्ट करते हैं और क्लोजिंग डेट होती है उसके बाद 30 दिन के अंदर अगर हमें मिनिमम सब्सक्रिप्शन कलेक्ट करना होता है, अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, अगर हमें मिनिमम जो कलेक्शन है वो नहीं होता है, ठीक है, तो ये 30 दिन कंप्लीट होते ही, जिस दिन ये 30 दिन कंप्लीट हो गए उस दिन के बाद 15 दिन के अंदर विद इन 15 डेज सारा का सारा एप्लीकेशन मनी जो होता है वो उन्हें रिफ़ंड करना पड़ता है। सारा का सारा एप्लीकेशन मनी जितना भी रिसीव हुआ है वो उन्हें रिफ़ंड करना होता है, ठीक है। अगर विद इन 15 डेज नहीं करते, सपोज़ हमारा जो प्रॉस्पेक्टस हमने इशू किया सपोज़ 1 अप्रैल, ठीक है, तो 30 दिन यानी 30 अप्रैल तक मिनिमम सब्सक्रिप्शन कलेक्ट होनी चाहिए थी। अब हमें कलेक्ट नहीं हुई तो 1 मई से 15 मई, ये 15 दिनों के अंदर हमें पूरी की पूरी एप्लीकेशन मनी रिफ़ंड करनी है, ठीक है। अगर ये 15 दिनों में हम मनी रिफ़ंड नहीं करते तो अगली कंडीशन ये है कि नेक्स्ट 15 डेज यानी कि 16 मई से लेके 30 मई तक, ठीक है, अगले 16 दिनों में जो है वो रिफ़ंड करनी होगी एप्लीकेशन मनी विद इंटरेस्ट, विद प्रेस्क्राइब्ड इंटरेस्ट। जो भी इंटरेस्ट दिया गया है, इंटरेस्ट का रेट यहाँ पर मैं बता देती हूँ आपको 15% पर एनम के हिसाब से, ठीक है, तो 15% पर एनम के हिसाब से हमें रिफ़ंड के अमाउंट के ऊपर लगाकर हमें विद अमाउंट हमें रिफ़ंड करना होगा, ठीक है। अगर हम अगले 15 दिनों में भी नहीं करते, इसमें भी डिफ़ॉल्ट करते हैं, तो उस केस में जितने भी ऑफिसर इस डिफ़ॉल्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे उन्हें पेनल्टी होगी 1000 रुपये पर डे के हिसाब से जब तक डिफ़ॉल्ट कंटिन्यू रहता है, और उसे इस फ़ाइन को मैक्सिमम बढ़ाया जा सकता है 1 लाख रुपीज़ तक, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे, इन्वेस्टिगेशन ऑफ ओनरशिप ऑफ कंपनी। इन्वेस्टिगेशन ऑफ ओनरशिप ऑफ कंपनी सेक्शन 216, ठीक है। सेक्शन 216 जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर करता है, उसे एक पावर देता है कि वो किसी भी कंपनी में अपने एक और 1 और मोर इंस्पेक्टर्स अपॉइंट कर सकते हैं, किस लिए? इन्वेस्टिगेशन के लिए। किसकी? कंपनी के मेंबर्स की, राइट पर्सन्स की, जो कंपनी की सक्सेस या फेलियर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। ट्रू पर्सन्स की इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि कंपनी की सक्सेस या फेलियर में किन लोगों का हाथ है, ठीक है। किन लोगों के हाथ में कंपनी की मटीरियल बागडोर है, यानी कि जिनका कंपनी की पॉलिसीज़ के ऊपर सीधा सीधा इन्फ्लुएंस पड़ता है, चाहे वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव है फिर तो ओके कंडीशन है, बट अगर किसी का नेगेटिव इम्पैक्ट है, नेगेटिव इन्फ्लुएंस है कंपनी की पॉलिसीज़ के ऊपर, या कंपनी की फेलियर में उस बंदे का हाथ है, जानबूझकर ये सब किया गया है, तो उस केस में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो उन लोगों को पनिश कर सकती है, इम्प्रिजनमेंट या पेनल्टी, दोनों में से कुछ भी हो सकता है या फिर दोनों भी हो सकते हैं, ठीक है जी।
फ्रॉडुलेंट कंडक्ट सेक्शन 339, कंपनी की वाइंडिंग अप यानी कंपनी को बंद करने के लिए कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने या कंपनी के प्रमोटर्स ने या कंपनी के मेंबर्स ने ट्रिब्यूनल को अपील किया कि हम कंपनी को वाइंड अप करना चाहते हैं। ट्रिब्यूनल ने कंपनी में एक लिक्विडेटर अपॉइंट कर दिया। लिक्विडेटर अपॉइंटेड बाय ट्रिब्यूनल, ठीक है। ट्रिब्यूनल ने लिक्विडेटर अपॉइंट कर दिया। अब ये जो ऑफिशियल लिक्विडेटर है ये कंपनी की बागडोर अपने हाथ में ले लेता है। अगर ये लिक्विडेटर को पता चलता है या विश्वास हो जाता है कि ये जो कंपनी वाइंड अप की जा रही है ये क्रेडिटर्स के साथ फ्रॉड है, उनको चीट करने के लिए ये कंपनी जो है वो बंद की जा रही है, यानी कंपनी के जो प्रमोटर्स या डायरेक्टर्स या मेंबर्स हैं वो अपने बेनिफिट के लिए कंपनी को वाइंड अप करना चाहते हैं। ऐसे केस में कंपनी के जितने भी मेंबर्स नोइंगली इस गलती के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे उन्हें इम्प्रिजनमेंट या फिर फाइन, ठीक है। फाइन जो है वो 50,000 रुपीज़ का हो सकता है या फिर दोनों चीज़ें भी पॉसिबल हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट जो हमारा लास्ट पॉइंट है, लास्ट हमारा जो लायबिलिटी है दैट इज़ लायबिलिटी फॉर अल्ट्रा वायरस एक्ट। अब ये वायरस यहाँ पे कोई ये हमारा कोरोना वायरस नहीं है, ठीक है। अल्ट्रा वायरस का मतलब होता है कि बियॉन्ड द पावर, कोई भी काम आपकी पावर में नहीं था और आपने वो काम कर दिया तो उसके लिए आप पर्सनली रिस्पॉन्सिबल माने जाते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके मेमोरेंडम में मेंशन्ड था कि आप 2 लाख से ज़्यादा के डिबेंचर्स जो हैं वो बिना जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास किए आप इशू नहीं कर सकते हो। आप सिर्फ 2 लाख के डिबेंचर्स जो हैं वो बिना रेजोल्यूशन पास किए, बिना मीटिंग में डिस्कस किए आप इशू कर सकते हो, लेकिन 2 लाख से ज़्यादा अगर आप करना चाहते हो तो उसके लिए आपको एक जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा, उसके बाद ही आप डिबेंचर्स इशू कर सकते हो। लेकिन कंपनी के डायरेक्टर्स ने 2 लाख से ज़्यादा के डिबेंचर्स इशू कर दिए, लेकिन कहीं भी ये मेंशन नहीं किया या जनरल मीटिंग में उन्होंने इसका कोई स्पेशल रेजोल्यूशन पास नहीं किया, तो उस केस में वो डायरेक्टर्स इस डिबेंचर्स की 2 लाख से ऊपर जितने भी डिबेंचर्स इशू किए हैं, सपोज उन्होंने 2.5 लाख के इशू किए हैं, जो 50,000 के डिबेंचर्स जो हैं उसके लिए वो डायरेक्टर्स जो हैं वो पर्सनली लायबल माने जाएंगे, ठीक है। तो ये थी हमारी स्टैट्यूटरी एक्सेप्शंस। अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपके लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है। अगर आप मुझे कोई सजेशन देना चाहते हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में अपने सजेशंस जो हैं वो आप छोड़ सकते हैं।